नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की भारत एक खोज हिंदी पाठ्य पुस्तक जो एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 8 में लगाई गई है कि भाग 3 को लाए हैं, अध्याय 3 को लाए हैं। भाग 1 और 2 हम पहले ही प्रसारित कर चुके हैं। छात्रों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो इस हिसाब से बनाती हूँ कि आप काम करते हुए इसको सुन सके, अन्य काम लिखित कार्य या कोई भी कार्य करते हुए इसको सुनते रहें। इसमें कुछ भी वीडियो का या चित्रों का समावेश मैं नहीं करती हूँ, जिससे दो काम एक साथ हो पाए। चलिए पाठ को सुनते हैं, समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। नेहरू जी अपनी पुस्तक भारत एक खोज में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताते हैं कि भारत की अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिम पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर है। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं था कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर और अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजों की जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगह पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में कठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे अधिक है। अब तक हम जो जान सके उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे होंगे। आश्चर्य की बात है कि यह सभ्यता प्रधान रूप से धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं हुए थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत थी। सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर थी। यह एक ऐसी नागर सभ्यता थी जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था। उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें थीं और दुकानें संभवतः छोटी थीं। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौरों से गुजरे हैं जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए, लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हम चली आई परंपरा और रहन सहन की, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारों की और यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की याद दिलाता है। परंपरा और रहन सहन यानी जिस तरह से वहां पर रहा जाता था और परंपरा जो उनके प्रथा थी, जिस तरह से उनके लोक प्रचलित रीति रिवाज थे। दस्तकारी कहते हैं जो हाथ से कलाकारी की गई है उसको कहा गया है। पोशाक हम जानते हैं कपड़ों को कहा जाता है। यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सियाने रूप में दिखाई पड़ता है। यह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं था। उसने कलाओं और जीवन की सुख सुविधाओं में उल्लेखनीय तकनीकी प्रगति कर ली थी। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का सृजन नहीं किया बल्कि आधुनिक सभ्यता की उपयोगी तथा
ज्यादा ठेठ चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। अगला भाग इसी में है, आर्यों का आना। तो सिंधु घाटी के ये लोग कौन थे और कहां से आए थे, इसका हम अब भी पता नहीं है। यह संभावना है कि इनकी जो संस्कृति है, इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत के द्रविड़ जातियों और संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन भारत में कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी हुई। व्यवहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उनका अंत आकस्मिक किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई हो और खेतों पर रेगिस्तान छा गया हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूत होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का सबूत है कि सतह के ऊपर उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध और उपजाऊ था, पर मध्य युग के बाद वह ज्यादातर रेगिस्तान रह गया। इसीलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को प्रभावित किया हो। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा। हमारे पास इस बात का विश्वास करने के कारण तो है कि यह सभ्यता गंगा घाटी या तो समुद्र उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं है। वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते रहे, समय के साथ खंड खंड हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता और बाद के काल खंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही सिलसिले के टूटने के या इसके अंतराल के प्रमाण भी मिलते हैं। यह टूटना इस बात का भी सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न भिन्न प्रकार की थी। बाद में आने वाली सभ्यता शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गो की, नागर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेती हर पक्ष पर जोर शायद उन नवा अंकों का होगा खेती हर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार आए। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा और पश्चिमोत्तर दिशा से भारत के ये कबीले और जातियां समय समय पर आती रही और भारत में जज्ज होती रही है। सबसे पहला बड़ा सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल बाहर से आने वाले आर्यों और उन द्रविड़ जाति के लोगों के बीच का हुआ, जो संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी समन्वय और मेलजोल से भारत जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। उनमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई पड़ते हैं। बाद के युगों में बहुत सी जातियां आई, सबने अपना प्रभाव डाला और फिर यही घुल मिलकर रह गई। दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता में इस पाठ में आज यही तक हम करेंगे, जिसका शीर्षक रहा है आर्यों का आना, और इसमें हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो प्रादुर्भाव हुआ, जिसको
सामने लाया गया, किस तरह से वो सामने आया नजर, उसको दिखाया गया है। कई भाग और हैं इस पाठ में जिन्हें हम अगली वीडियो में प्रसारित करेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।